मध्य प्रदेश सीरीज में आज का जिला है विदिशा। विदिशा को पाली ग्रंथों में बेसनगर, बैसनगर, विश्वनगर के नाम जानते हैं। महिष्मती के बाद विदिशा ही इस क्षेत्र का सबसे पुराना नगर माना जाता है। प्राचीन संस्कृत में इसको वैदिश, विदिशा के नाम जानते हैं। विदिशा का प्राचीन नाम भिलसा है या बेसनगर है। इसका जो क्षेत्रफल है 7371 वर्ग किलोमीटर है। साथ ही जनसंख्या 1458875 जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। इसके पर्यटन स्थल के बारे में जानते हैं आगे। तो विदिशा का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है उदयगिरि की गुफाएं। ये उदयगिरि की गुफाएं कुछ इस तरह दिखाई देती हैं। साथ ही विदिशा में जो उदयगिरि गुफाएं हैं ये गुप्तकालीन गुफाएं हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो वीरसेन सात का अभिलेख है वो मिलता है। आगे चलते, उदयगिरि की 12 अवतार प्रतिमा बहुत ही विख्यात है जो भगवान विष्णु की अवतार की मानी जाती है। ये विदिशा में ही आता है। तो ये प्रतिमा यहाँ पर देखिए, इस तरह से कुछ प्रतिमा 12 अवतार की प्रतिमा है। गरुड़ स्तंभ भागवत धर्म से संबंधित है। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ बेसनगर में स्थित है और ये हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है। गरुड़ जिस तरह के विष्णु भगवान का वाहन था। उसके बाद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चन पर। इसका निर्माण यूनानी दार्शनिक हेलियोडोरस ने करवाया था, जो कि यूनानी था। यहाँ पर आए थे वो और इसका निर्माण करवाया उन्हें। आगे चलते हैं क्वेश्चन, हम इस पर बात करते हैं। इसका सबसे निचला भाग 8 कोनों का, मध्य भाग 16 कोने का और ऊपरी भाग 32 कोने का बना हुआ है। यानी इसका जो निर्माण किया गया है बहुत ही चुनिंदा इमारतों में से एक हम कह सकते हैं स्तंभों को बनाया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे कि और क्या हो सकता है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है। उदयपुर का नीलकंठेश्वर मंदिर बसौदा जो कि परमार वंशकालीन है, वो भी विदिशा में है। नीलकंठेश्वर मंदिर है ये, जो कि गंज बसौदा हम कह सकते हैं, वहाँ पर है ये। और ये परमार वंशकालीन है। परमार यानी राजा भोज से संबंधित हो सकता है ये। आगे हम बात करते हैं एक नए बिंदु पर जो महत्वपूर्ण होगा। आगे जो बिंदु है हमारा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, तो देखते हैं इस पर क्या हो सकता है। इस महत्वपूर्ण बिंदु का जो मेन है, ग्यारसपुर का माला देवी मंदिर। ये ग्यारसपुर का माला देवी मंदिर है जो कि विदिशा में स्थित है। ये भी महत्वपूर्ण है। साथ ही पुरातत्व संग्रहालय सिरौंज तहसील में स्थित है, जहाँ पर प्राचीन कालीन संग्रहालय बनाए गए हैं। जो प्राचीन वस्तुएं होती है उसका संग्रहण किया जाता है यहाँ पर पुरातत्व संग्रहालय में, जो विदिशा के सिरौंज तहसील में स्थित है। जैन तीर्थकर शीतलनाथ की जन्मस्थली। जितने भी नाथ सब जुड़े होते हैं वो जैन से संबंधित होते हैं, भोलेनाथ को छोड़कर। तो ये विदिशा में है। चरण तीर्थ च्यवन ऋषि की तपस्थली। साथ ही इसका संबंध भगवान राम से बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो ये च्यवन ऋषि थे ये भगवान राम से संबंधित है। विदिशा का जो किला है विजय मंदिर अन्य पर्यटन स्थल भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। विदिशा का किला भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भौगोलिक स्थिति और जलवायु के बारे में कुछ हम बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के हिसाब से, खासकर यदि एमपीपीएससी के इंटरव्यू के हिसाब से देखा जाए तो। पाटलिपुत्र से कौशाम्बी होती हुई जो व्यापारिक मार्ग उज्जैन की ओर जाता है, ठीक है ना, तो ये विदिशा से होकर ही गुजरता है। उज्जैनी जो है आज के जो उज्जैन कहते हैं, जिसको हम अवंतिका के नाम से भी पहले जानते थे, इस प्रकार से विदिशा से होकर जो है गुजरता है। तो इसके बाद यह मालवा के उपजाऊ पठारी क्षेत्र के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। मालवा का जो क्षेत्र है उसका उत्तर पूर्व यानी ऊपर की तरफ उसके पूर्वी भाग में स्थित है। पश्चिम में मुख्य पठार से जुड़ा हुआ है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित हुआ है, यानी बेवती भी उसको बोलते हैं हम। विदिशा क्षेत्र की जो जलवायु है वो अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक है, जो कि बेतवा नदी से जुड़ी हुई है, बहुत ही स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसके बाद हम और आगे बिंदु पर बात करते हैं। कर्क रेखा के आसपास स्थित इस क्षेत्र में न अधिक ठंड पड़ती है और न ही अधिक गर्मी पड़ती है। तो ये एक बहुत ही सामान्य जलवायु वाला जो है क्षेत्र है। कर्क रेखा विदिशा से लगभग 35 किलोमीटर दूर विदिशा भोपाल राजमार्ग 19 डिग्री गुजरती है, जो रायसेन जिले में आती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर
कर्क रेखा जो है गुजरती है। ये भोपाल संभाग का ऐसा पहला जिला जहाँ से जो है कर्क रेखा जो गुजरती है। आगे हम बिंदु पर हम बात करते हैं कि कौन से बिंदु इस जिले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो देखिए, चलिए आगे चलते हैं हम। सबसे पहली बात तो भोपाल संभाग का पहला एक ऐसा जिला बिदसा है जो कर्क रेखा गुजरती है, और साधारण यहाँ पर बारिश जो होती है वो 40 इंच से ज़्यादा बारिश नहीं होती है, अधिकांशतः 40 इंच होती है। बिदसा के समीप विंध्य पर्वत श्रेणी स्थित है, यानी विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है वो स्थित है। अब आगे हम जानते हैं कि विंध्य पर्वत श्रेणी के साथ साथ और क्या यहाँ पर हो सकता है। वन संपदा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिदसा में कौन कौन से वन संपदा हो सकते हैं या हैं। तो बिदसा जिले की जो भूमि है बहुत ही उपजाऊ है। तो उपजाऊ भूमि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी अपने आप में एक उत्पादकता को प्रदर्शित करती है। इस जिले की मुख्य फसलें गेहूं और चना है। यहाँ पर जो चना और गेहूं होता है उसका उत्पादन अधिक होता है। जो काली मिट्टी बहुत उपयोगी होती है गेहूं और चना के उत्पादन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। इसके बाद हम बात करते हैं बिदसा जिले से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सम्राट अशोक की पत्नी देवा बिदसा की ही थी, जिसने अशोक को एक पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ था। तो यानी अशोक के एक पुत्र थे और एक पुत्री थी, महेंद्र और संघमित्रा। बहुत ही आज्ञाकारी संतान थी। बाद में अशोक ने इन्हें ही बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो जो संघमित्रा थी ये जो श्रीलंका गई थी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, इसीलिए जो है ये जो बिदसा में है बौद्ध धर्म का थोड़ा सा अभिलेख भी प्राप्त हुई और यहाँ पर बौद्ध धर्म काफ़ी प्रचलित रहा। इस तरह का जो वर्णन कालिदास ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूत में किया हुआ है। तो कालिदास महान कवि थे जिन्हें बिदसा के नदी का भी वर्णन किया है मेघदूत में। चूँकि यहाँ की जलवायु बहुत ही सुंदर होती है इसलिए मेघदूत में इसका वर्णन किया गया है। उसका तो लोहांडी पहाड़ी 140 फुट ऊंची शहर के मध्य स्थित है। वर्तमान में राजेंद्र गिरी के नाम से यह जानी जाती है। तो वर्तमान में एक जो पहाड़ी है बिदसा में जो राजेंद्र गिरी के नाम से जानी जाती है वो एक प्रकार की लोहाड़ी पहाड़ी है जो बहुत ही पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दशार्थ यानी 10 दुर्ग वाला की संख्या इस जिले को दी गई है। 10 दुर्ग वाला जिला इसको हम कह सकते हैं। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो 10 दुर्ग वाला जिला के नाम से इसको जाना जाता है? तो हम बिदसा कहते हैं। सिंध नदी का उद्गम स्थल सिरोंज तहसील में स्थित है। तो यहाँ पर सिंध नदी है, ये तो महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद हम देखते हैं आगे की तरफ चलते हैं हम कि सिरोंज तहसील पहले राजस्थान में आती थी, अब इसको बिदसा में शामिल कर दिया गया है। वनस्पति घी और प्लास्टिक पाइप उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है बिदसा जिला। वनस्पति घी आपने देखा होगा, वो येलो कलर का एक डब्बा होता है उसमें आता है। सम्राट अशोक सागर परियोजना जो कि हलाली डैम पर स्थित है, ये यहाँ पर बनाई गई है। क्योंकि अशोक जो है थे यहाँ पर इसलिए अशोक सागर नाम इसका दिया गया है। इसको हलाली डैम के नाम से भी जानते हैं। 17वीं सदी में औरंगजेब के शासन में इसका नाम आलमगीरपुर था रखा गया था। तो इस प्रकार से औरंगजेब का भी शासन रहा बिदसा में जो मुगल शासक था। तो ये भी इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। बाद में 1952 में 1952 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका नाम बिदसा बना दिया गया। तो ये जब हमारा 1952 में इसका नाम जो है राष्ट्रपति पहले जो राष्ट्रपति इनका नाम बदलकर बिदसा कर दिया गया। आजकल मध्य प्रदेश में भी काफ़ी जो है नाम परिवर्तन का सिलसिला फिर से चालू हो गया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि परिवर्तित करना पहले से ही प्रथा चली आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्वेश्चन की हो कि पुराणों में बिदसा का नाम भद्रावती या भद्रावतीपुरम है। तो भद्रावतीपुरम ये पुराण में लिखा हुआ है कि बिदसा का नाम क्या है? भद्रावती। तो भद्रावती के नाम से जो है बिदसा को प्राचीन ग्रंथों में दर्शित किया गया है। बिदसा शहर में विशाल रामलीला महोत्सव का आयोजन होता है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। कभी भी आप जो है रामलीला महोत्सव देखने जाएं, जब नवदुर्गा के समय में इसका
विशेष महोत्सव होता है जो बहुत ही अपने आप में एक रोमांचक महोत्सव के नाम से जानता है। इस प्रकार ये सभी बातें बिरसा जिले के लिए महत्वपूर्ण थी और यहाँ पर हम बिरसा जिले को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।